गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ्स। ठीक है, झारखंड बोर्ड में जो चलता है JCRT हम लोग उसी को पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 शुरू करने से पहले 1.2, ठीक है, शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज जानेंगे और कुछ फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसको जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नियम को जान लेंगे, जैसे कि किताब में दिया गया है। किताब में कौन कौन सा नियम दिया गया है वो क्लास 7 में भी था, लेकिन यहाँ भी जान लेते हैं। एक है संवृद्धि, क्रम विनिमय और सहचर। ये क्या होता है देखो, संवृद्धि ये है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोजर। क्लोजर का मतलब आपको पता होगा आसपास, मतलब जो नजदीक में होता है, मतलब कोई भी ऐसा संख्या का समूह। ठीक है, एकदम अच्छे से आपको समझना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। संवृद्धि का मतलब कोई भी ऐसा संख्या का समूह जिसका योग, ठीक है, या घटाओ या गुना या भाग वही संख्या आ जाए। कोई भी ऐसा संख्या जैसे वो कि पूर्ण संख्या का समूह हो, क्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या का समूह हो, चाहे वो परिमेय संख्या का समूह हो, ठीक है, परिमेय संख्या का समूह हो या पूर्णांक संख्या का समूह हो, कोई भी ऐसा संख्या जिसको जोड़ने के बाद और घटाने के बाद अगर वो पूर्ण संख्या आ जाए। अगर पूर्ण संख्या जैसे मान लेते हैं 2 एक पूर्ण संख्या है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है, जोड़ो 5 आया, 5 भी एक पूर्ण संख्या है, यही दोनों का ही समूह का आया कि नहीं, तो बोल सकते हैं कि संवृद्धि जो होता है योग में वो बराबर होता है। क्या होता है, संवृद्धि का योगफल जो होता है एक ही संख्या के समूह आते हैं। अगर पूर्ण संख्या का संवृद्धि निकालेंगे तो वो पूर्ण ही होगा, और ये प्लस और माइनस में भी हो सकता है। अब माइनस में जैसे हम लोग देखते हैं 2 में 3 घटा दो, क्या बचेगा, -1। क्या 2 तो आपको पता है ये पूर्ण संख्या है, 3 पूर्ण संख्या है, हाँ है। -1 पूर्ण संख्या है, नहीं है, यानी कि घटा में संवृद्धि नहीं लगेगा, किसमें, पूर्ण संख्या में। अब देखो ऐसे परिमेय संख्या आ जाए तो आपको पता नहीं होगा कि क्या 2 परिमेय संख्या का योगफल परिमेय संख्या होता है, तो हाँ हाँ बोलोगे, किसे, 2 और 3 जोड़ दो, क्या आएगा, 5। 5 भी एक परिमेय संख्या है कि नहीं, 5 को हम लोग 5/1 लिख सकते कि नहीं, तो 5 भी एक पूर्ण संख्या हो गया। अब पूछेगी संवृद्धि के अंतर्गत परिमेय का घटाओ, घटाओ या वाकलन पूछ ले, वाकलन शब्द उपयोग होता है घटा के लिए। तो हम लोग अगर घटा के देखते हैं, जैसे 3 में 2 घटा दो, क्या आएगा, एक। एक परिमेय संख्या, अगर आप बोलोगे 2 में 3 घटा देंगे, -1, ये भी तो एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ऋणात्मक संख्या सारे होते हैं परिमेय संख्या, ऐसा नहीं कि परिमेय संख्या सिर्फ धनात्मक होता है। समवृद्धि आपको समझ में आया। दूसरा एक पॉइंट था इसमें, क्या, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, विनिमय, क्रम विनिमय, इसको बोलते हैं क्या, क्रम विनिमय नियम। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कम्युनेटिव लॉ। क्या बोलेंगे, कम्युनेटिव लॉ, कम्युनेटिव लॉ। इसको क्रम विनिमय क्या होता है, जब किसी संख्या को जोड़ते हैं, किसी भी दो संख्या a प्लस b को जोड़ें या b प्लस a को जोड़े तो वो हमेशा बराबर होगा। क्या समझे, क्रम विनिमय नियम का पहला योग का नियम जो होता है वो बोलता है कि अगर किसी संख्या को जोड़े, अगर उसमें उलट फेरत भी कर देंगे फिर भी जोड़ेंगे तो वही आएगा। यानी a को a प्लस b करे या b प्लस a करे, उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ये कौन बोलता है, क्रम विनिमय नियम जो होता है कम्युनेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉस इसका नाम है, तो ये याद रखना आपको। ठीक है, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं घटा के नियम। अगर a में b को घटाएंगे और b में a को घटाएंगे तो क्या दोनों का वैल्यू आएगा, नहीं, तो ये घटा के अंतर्गत नहीं होता। जैसे कि उदाहरण ले लो, 3 रुपए में 2 रुपए घटा दो और 2 रुपए में 3 रुपए घटा दो। 3 में 2 घटाओगे तो बोलोगे 1 बचेगा, और 2 में 3 घटाओगे तो -1 बचेगा। क्या 1 और -1 दोनों बराबर होता है, नहीं, इसका वैल्यू अधिक होता है, इसका वैल्यू कम होता है, दोनों बराबर संख्या नहीं है। ये समझ में आया। दूसरा होता है क्रम विनिमय गुणा का नियम। ठीक है, गुणा का नियम में भी क्या लगता है, a गुना b करें या b गुना a करें, दोनों बराबर होगा, और ये बराबर नहीं होगा। घटा के अंतर्गत ये नहीं लगता है। ठीक है, जैसे देख लो गुणा के अंतर्गत ये लगेगा, इसको क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय गुणा नियम। जैसे 1 सेकंड के लिए आप सोचो, 3 गुना 2 करो या 2 गुना 3 करो, क्या आएगा, 3 गुना 2 करेंगे 6, 2 गुना 3 करेंगे 6, यानी गुणा के अंतर्गत ये लगेगा। तीसरा पॉइंट है क्रम विनिमय भाग के नियम लगेगा, a भागा b दे दें और b भागा a दे दें, क्या सेम आंसर आएगा। जैसे मान लो a का मान मान लेते 4, b का मान मान लेते 2, 4 को 2 से भाग दो और 2 को 4 से भाग दो, क्या दोनों का वैल्यू सेम आएगा, नहीं आएगा।
इसीलिए ये भी नहीं लागू होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम में दो ही गुण होगा, एक क्रम विनिमय का योग नियम, दूसरा क्रम विनिमय का गुणा नियम। तीसरा एक नियम है सहचर्य का नियम। क्या है? सहचर्य का नियम, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ नियम। क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लेना। सहचर्य का नियम, सहचर्य का नियम सिंपल क्या बोलता है, इसमें तीन चीज होते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी करेंगे, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी करें या ये से भी करें, ठीक, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। a प्लस बी प्लस सी को जोड़े यानी 1 जोड़ 2 जोड़ 3 करें, या b बराबर 2 है तो यहाँ 2 रख लेते हैं, a का मान 1 है और c का मान 3 रखे हैं, इसको भी जोड़ेंगे इसको भी जोड़ेंगे, सेम आएगा। ये क्या है? एसोसिएटिव लॉ, इसको बोलेंगे योग के सहचर्य नियम। ये सही है, ये इसमें यूज होता है। अब यहीं पे अगर माइनस कर दें, a में b घटा दो, ठीक है, और ये दोनों को जोड़ दो। अगर यहाँ पे भी सेम कर दे, b में इस बार a प्लस सी को जोड़ दो, तो ये लगेगा नहीं। a का मान अगर यहाँ मान लो 9 है, b का मान लो यहाँ 6 है और c का मान लो 3 है, सेम बैठाओ। 9 b का मान यहाँ 6 हो जाएगा, माइनस a का मान 9 हो जाएगा और c का मान 3 हो जाएगा, जोड़ो। 9 यहाँ 6 3 9, 9 में 9 घटाएंगे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 9 3 12, 6 माइनस 12 घटाएंगे माइनस 3, बराबर आया? नहीं आया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सहचर्य में वाकलन नियम, वाकलन का मतलब आपको रखना है याद, घटा, घटा का नियम यूज नहीं होगा, नो यूज। ठीक है, तीसरा गुणा के अंतर्गत सहचर्य नियम, अगर हम a गुना b गुना c करें या हम लोग b गुना c गुना a करें तो दोनों में क्या आएगा? सेम ही आएगा। गुणा में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा, इसीलिए ये सत्य है। गुणा का नियम इसमें लग जाता है लेकिन भाग का नियम इसमें नहीं लगेगा। यही तीन नियम आपको समझना आता है, एक संवृत्ति, एक क्रम विनिमय नियम और एक सहचर्य नियम। यहाँ से कोई दिक्कत आपको? अगर ये तीनों नियम समझ में आ गया है तो वो तीनों नियम अगर समझ में आ गया है तो ये ठीक है। यहाँ पे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ नियम है उसको जान लो अब, ताकि आपको अच्छे से सारा चीज समझ में आए। चैप्टर जब भी शुरू करेंगे जिसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, क्योंकि झारखंड बोर्ड में जो 8 का एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो एक ऑब्जेक्टिव के लिए भी तैयार रहना चाहिए आपको, ठीक है। तो दूसरा हम लोग जानते हैं योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि दो संख्या का योगफल अगर 0 आ जाए तो वो योज प्रतिलोम होगा। यानी कि a प्लस बी का योग अगर 0 आ जाता है तो समझ जाना वो योज प्रतिलोम है। जैसे a बराबर 1 मान लो, b बराबर -1 मान लो। क्या मान लो? -1। इन दोनों का योग क्या होगा? 1 प्लस -1 बराबर 0। 0 आ गया तो ये एक योज प्रतिलोम होगा। योज प्रतिलोम का मतलब होता है सीधा उल्टा। 1 है तो 1 का उल्टा क्या होगा? -1, ऋणात्मक हो जाता है। जैसे 2 रहेगा, 2 का उल्टा क्या होगा? -2, योज प्रतिलोम। अगर रहे 1/3 तो इसका योज प्रतिलोम -1/3। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे किताब हम सामने रखे हुए हैं और कोई तो सूत्र नहीं है, उसको देखो। योग की समृद्धि ये भी बता दिए, व्याकलन के अंतर्गत समृद्धि गुण नहीं होगा ये भी बता दिए। दूसरा नंबर योग के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम, योग के अंतर्गत क्रम विनिमय ये भी बता दिए हैं आपको। किताब में जो भी दिया रहा है सारे इंपॉर्टेंट है, सबका यूज होता है, लेकिन क्या होता है कहीं कहीं पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को बनाते हैं और जो बेसिक चीजें होते हैं वो आपको पता ही नहीं चलता है। व्याकरण के अंतर्गत क्रम विनिमय ये भी बता दिए, सहचर्य गुण ये भी बता दिए, वाकलन की सहचर्यता बता दी, योज तत्समक, एक ये बचा है योज तत्समक। ठीक है, योज प्रतिलोम हो गया, योज तत्समक, योज तत्समक। किताब को देखना पड़ता है कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है टॉपिक, तो उसके लिए देखो योज तत्समक में क्या होता है। योज का मतलब क्या होता है? जोड़ना। कोई किसी भी संख्या में ऐसा शब्द को जोड़ देना जो उस संख्या को परिवर्तित नहीं करे। जैसे a में हम लोग 0 जोड़ दें, उसका वैल्यू हमेशा a ही होगा, होगा कि नहीं? यानी 0 जब जोड़ देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? योज तत्समक। योज अगर गुणात्मक आ जाए, तत्समक गुणात्मक तत्समक आ जाए, ठीक है, कहीं पे अगर आ जाए गुणात्मक तत्समक, तत्समक, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करोगे? a को किससे गुना करोगे कि वही संख्या आ जाए? तो बोलोगे 1। तो गुणात्मक तत्समक जहां भी आए तो वहां आपको किससे गुना करना पड़ेगा? 1। अगर योज तत्समक आ जाए तो क्या किससे जोड़ना पड़ेगा? 0। तो सिंपल यही है, ठीक है। और कुछ है देख लेते हैं।
योज प्रतिलोम, ठीक है, वो तो हो गया। अब कुछ नहीं, अब हम लोग चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतना बेसिक चीज था, आपको जानना जरूरी था, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर ये सारे चीज पॉइंट आपको समझ में आ गया हो तो कॉपी में नोट जरूर कर लेना है, ठीक है। नोट नहीं किए हो तो जाके पीछे से स्क्रीनशॉट मार के नोट करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी से सॉल्व होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज प्रतिलोम लिखिए। योज प्रतिलोम हमें लिखने बोला, तो सिंपल क्या है 1/3 यहाँ लिख देंगे बराबर योज प्रतिलोम। प्रतिलोम इसमें क्या जोड़े, तो सिंपल लिख देना है -1/3। अगर यहाँ प्लस है तो -1/3 आपको लिख देना, इसका जस्ट उल्टा। यहाँ देखो ये धनात्मक संख्या का ऋणात्मक लिख देना, किस क्यों, क्योंकि 1/3 में जब हम लोग -1/3 जोड़ेंगे, मान लो जोड़ नहीं बोला है तो देखो माइनस या 1/3 जोड़ देते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, घटा दो 1/3 में 1/3 घटाएंगे 0 आएगा, फाइनल आंसर 0 होगा। इसीलिए हम लोग -1/3 इतना नहीं लिखना है आपको, ठीक है। अब इसी का बी नंबर देखो, बी नंबर क्या है -5/9, -5/9। इसको जैसे ही कटाएंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, चाहे कुछ भी आए, कटाने के बाद x आए तो उसके साथ माइनस लग जाएगा, यानी कि वो वाला संख्या क्या होगा धनात्मक। तो यहाँ आंसर क्या लिखेंगे योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम बराबर 5/9। अब ये उल्टा मत कर देना, उसको बोलते व्युत्क्रम। क्या बोलते व्युत्क्रम प्रतिलोम, जब गुणात्मक व्युत्क्रम प्रतिलोम होगा तो उसको उल्टा करते हैं, अभी यहाँ पे नहीं करना। तीसरा क्वेश्चन है सी नंबर, इसी में है क्या है -11, तो इसको भी क्या लिखेंगे योज प्रतिलोम, प्रतिलोम बराबर 11, ठीक है, +11। लेकिन प्लस का चिन्ह नहीं देते, क्योंकि कोई भी संख्या हम लोग लिख देंगे सिंपल तो वो धनात्मक ही बनता है। अब क्वेश्चन नंबर डी रहा, डी क्या है 9/-7। ये आपके लिए होमवर्क रहा है, इसका आंसर कमेंट में बॉक्स में बताना कि 9/7 जो है इसका योज प्रतिलोम क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं, 2 का ए नंबर क्या बोलता है, 2 नंबर कौन सा युग्म क्रम विनिमय है अथवा नहीं है, उत्तर में दीजिए। क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय के लिए आपको दो ही नियम बताए कि a+b बराबर b+a, ये अगर दिख जाए तो बोल देना क्रम विनिमय है। दूसरा a गुना b और b गुना a दिख जाए तो आपको फट से कुछ नहीं सोचना है, सीधा बोल देना ये क्रम विनिमय है और क्रम विनिमय नहीं है। जैसे 1 नंबर का युग्म दिया है 2/7 प्लस 3/4, और दूसरा युग्म देखो यहाँ पे लिखा होगा 1, यहाँ लिखा होगा 2, 3/4 प्लस 2/7। अगर हम देखो 2/7 इसको अगर हम लोग समझना, ये सब आप लिखना नहीं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। अब देखो 3/4 यहाँ पे है तो ये हो गया b, यहाँ 2/7 है, यहाँ भी 2/7 है, ये हो गया a, यानी कि यहाँ प्लस देते हैं a+b, यहाँ भी बिठाते हैं b+c, मतलब a+b b+a नियम फॉलो कर रहा है तो लिखेंगे इस क्रम विनिमय का है हाँ अथवा नहीं, तो है तो लिख देंगे हाँ, क्या लिखेंगे हाँ, ये आंसर हो गया, यहाँ पे लिख दो आंसर, कोई दिक्कत। इतना बड़ा क्वेश्चन है, कोई कोई क्या कराता है इसको भिन्न वाला जोड़, इसको भी भिन्न वाला जोड़ करा देता है, दोनों का आंसर सेम आ गया तो लिखता है हाँ, लेकिन वो सब कुछ नहीं करना है। यहाँ देख लो कि a+b के गुण में है, अगर आपको उतना याद नहीं है तो लिख दो a+b बराबर b+a है, अगर कारण पूछे तो यही लिख देना है, लेकिन इतना नहीं सिर्फ हाँ लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर बी में देखो क्या बोल रहा है, 5/9 5/9 प्लस -6/11, यही है, इधर पे है -11 सॉरी ऊपर में -6/11 प्लस 5/9, यहाँ 6। क्वेश्चन नंबर 2 का बी है 5/9 5/9 -6/11 -6/11, क्या लग रहा है आपको ये दोनों होगा? यहाँ अगर प्लस माइनस करते हैं तो माइनस है, ये कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ भी घटा होगा तो यहाँ भी तो घटा है, तो ये लिख देंगे हाँ, क्या लिखेंगे हाँ, क्रम विनिमय नियम है, जो नहीं रहेगा उसमें लिखना ही नहीं। अब आ जाती है यहाँ ए हो गया बी हो गया, अब यहाँ पे हम लोग सी नंबर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी क्या है 12/13, क्या है 12/13 माइनस 5/9
7 और यहीं पे एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर 2 को क्वेश्चन दिया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है तो देख लो, -5/7, उसके बाद -12/13। अब देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। इस माइनस माइनस को करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस नहीं होगा। और हमें ये भी पता है कि घटा के अंतर्गत जो क्रम विनिमय नियम होता है वो नहीं लगता है, इसीलिए इसका आंसर फाइनली क्या होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि क्रम विनिमय नियम घटा के अंतर्गत लगता ही नहीं है और प्लस किसी तरह से बनेगा नहीं, इसीलिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर डी क्या है, क्वेश्चन नंबर डी है -2/3। एक पॉइंट है -2/3, ये आंसर है। लिखने में आप गड़बड़ाना नहीं, एकदम स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सी ए 2 का इधर, ये क्वेश्चन नंबर जो होगा यहाँ पे 2 का आंसर होगा, ठीक है। ये 2 नंबर का ही इस बॉक्स में है, वो तो 1 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, -2/3 -8/13। इधर दूसरा पॉइंट है -8/13 -2/3। अब बताओ क्या होगा, सेम चीज है, -8/13 तो ये घटा के अंतर्गत है, इसीलिए क्या होगा, नहीं। इसका आंसर क्या होगा, नहीं, क्योंकि a + a - b बराबर नहीं होता b - a, कभी बराबर होता है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 करेंगे, सॉरी पार्ट 2 से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जितना भी होगा उतना हम लोग करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। और बेसिक चीज़ें जितना बताया उसको आपको 1-2 बार जरूर पढ़ना है, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो तो कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। बस इतना ही, अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।